गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हुई क्या भाई? आप सभी की बताना एक बार मुझे। एक तो लग रहा है बेटा क्लास स्टार्ट होते ही लग रहा है छींक आने वाली है। सॉरी। सुनील कुमार जी, श्वेता, सत्येंद्र कुमार, रोकी, समर्पित, निखिल, नवीन, गणेश, ललित, ऋषि, रजनीश, राम किशन, तो बच्चे वहाँ जुड़ गए हैं। रोबिन कह रहे हैं ऑल ओके है, सालू कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, अमन सिंह कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, आयुष यादव, दानिश कुमार पंडित, योग अमन, सही है। चलो आज के लिए हम क्लास में अभी जो है शुरू करते हैं। कल हमने आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया था ना, तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अब अगला जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं ये बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। बेटा देखो, जो सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, नमस्ते नमस्ते, अब इसमें दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है क्लोसियस स्टेटमेंट, ये साइंटिस्ट का नाम है, क्लोसियस का कथन। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे वो समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो इसे क्लोसियस को हिंदी वाले भी ऐसे लिख लेना। तो क्लोसियस स्टेटमेंट जो है इन्होंने क्या कहा है, अब उस पाएंगे हम। अब इन्होंने हमारे से कहा कि भाई हीट जो है ना, उष्मा जो है, हम देखो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से पहली क्लास से कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को फ्लो करती है, उष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ को फ्लो करती है। तो उन्होंने कहा कि हीट कभी भी अपने आप से लो से हाई टेम्परेचर की तरफ को फ्लो नहीं कर सकती। अगर दो वस्तुओं के तापमान में अंतर है तो उष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ को जाएगी, हाई टेम्परेचर से कहां जाएगी, लो टेम्परेचर की तरफ को। तो क्लोसियस स्टेटमेंट क्या है, पहले इंग्लिश में लिख लो फिर हिंदी में लिखेंगे। हीट itself cannot flow, heat itself cannot flow from low temperature to high temperature, to high temperature। हिंदी लिखेंगे उष्मा 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 स्वयं से निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो क्लोसेस साहब ने क्या कहा हमारे से, इन्होंने बोला कि हीट इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, नहीं कि उष्मा जो है निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ को फ्लो नहीं करेगी। इसी बात को क्लोसेस, किसी बात को आप दूसरे तरीके से टेक्निकल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं। बेटा आपको मैंने एक दिन पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि 0 केल्विन टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान जो है 0 केल्विन, इसे हमने डिग्री सेल्सियस में कहा था -273.15 डिग्री सेल्सियस, बताया था नहीं। तो 0 केल्विन मैंने कहा था किसी भी पदार्थ की जो एंट्रोपी है वो 0 हो जाती है। एंट्रोपी का मतलब मैंने बताया था कि एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा डिसऑर्डर है, उथल पुथल है, तो यानी कि वहां पे एंट्रोपी ज्यादा होगी। और जिस सिस्टम की एंट्रोपी कम है, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल हैं, उसके जो अणु हैं, वो आराम आराम से हिल रहे हैं, और मॉलिक्यूल बहुत तेजी से हिल रहे हैं, यानी एंट्रोपी सिस्टम की ज्यादा है, आराम आराम से हिल रहे हैं तो कम। अगर आराम से हिल रहे तो एंट्रोपी कम है, और 0 केल्विन पे तो मॉलिक्यूल कांपना बंद कर देते हैं, तो एंट्रोपी हो जाती है 0। तो एंट्रोपी जो है वो मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, क्योंकि 0 केल्विन से नीचे तापमान जाएगा नहीं। तो 0 केल्विन पर एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की, किसी निकाय की, किसी वस्तु की होती है 0। तो सेकंड तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया नेगेटिव? अगर हीट लो से हाई टेम्परेचर की तरफ को फ्लो कर सकती होती तो फिर तो नेगेटिव हो जाती। मान लो 0 केल्विन पे हम पहुंचे तो 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 है, अब 0 केल्विन से टेम्परेचर मान लो हीट और निकल रही है, तो फिर एंट्रोपी नेगेटिव हो जाती। पर लेकिन एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि 0 केल्विन से नीचे तापमान जाता ही नहीं है, और दूसरा हीट जो है कभी लो से हाई की तरफ को फ्लो करती ही नहीं है। भाई बात को समझ रहे हो आप? मैंने क्या कहा कि हीट अपने आप से निम्न तापमान से उच्च की तरफ को प्रवाहित नहीं होगी। तो सबसे कम तापमान कितना है, 0 केल्विन। अगर 0 केल्विन तापमान सबसे कम है, अगर हीट लो से हाई टेम्परेचर की तरफ को फ्लो कर जाए तो 0 केल्विन से हीट निकल के बाहर चली जाती,
तो फिर एंट्रोपी नेगेटिव हो जाती। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हीट लो से हाई की तरफ को फ्लो करे। हीट अपने आप से कभी निम्न तापमान से उच्च की तरफ को प्रभावित नहीं हो सकती। या इसी बात को हम क्या कह सकते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी जीरो तो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। और जीरो भी कब होगी? 0 केल्विन पर। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम सेकंड क्लोजेस्ट स्टेटमेंट को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट बी नेगेटिव। हिंदी लिखेंगे किसी निकाय की एंट्रोपी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। किसी निकाय की एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एंट्रोपी सिस्टम की नेगेटिव नहीं होगी और हीट अपने आप से लो से हाई टेम्परेचर की तरफ को फ्लो नहीं करेगी। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है हमारे पास में किसकी? क्लोजेस्ट स्टेटमेंट। तो सेकंड लॉ में एक स्टेटमेंट तो क्लोजेस्ट की है और एक सेकंड स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक की। तो बेटा लिख लेना, याद कर लेना। पेपर में अच्छे एग्जाम में अगर अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो यही पूछ लेता है कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो एक लिखा होगा कि उसमें निम्न तापमान से उसकी तरफ को प्रभावित नहीं होगी। ये लिखा होगा कि किसी सिस्टम की एंट्रोपी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती। ये कई बार आपसे पूछ लेगा कि हीट अपने आप से लो से हाई की तरफ को फ्लो नहीं करेगी। ये स्टेटमेंट किस साइंटिस्ट की है? ये एंट्रोपी सिस्टम की नेगेटिव नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट किस साइंटिस्ट की है? क्लोजेस्ट की। ठीक है। बी सेकंड लॉ में बेटा एक स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक की। तो लिखेंगे हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये दो साइंटिस्ट हैं, केल्विन और प्लांक। केल्विन प्लांक कथन, केल्विन प्लांक कथन। तो बेटा मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, अगर आप कल की क्लास में आए होंगे, थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो उस हीट का कुछ हिस्सा वो अपनी इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में खर्च करेगा और कुछ हिस्सा करेगा वर्क करने में। तो केल्विन प्लांक ने हमें बताया कि ये इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है कि जो कोई भी सिस्टम जो है जो उसे हीट दी जाए वो सारे के सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। अगर हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो उस हीट का कुछ हिस्सा वो अपनी इंटरनल एनर्जी, अपनी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में खर्च करेगा ही। मान लो 100 जूल एनर्जी दी तो उसमें से 2 जूल एनर्जी लेकर अपनी उसने आंतरिक ऊर्जा चेंज कर ली, इंटरनल एनर्जी चेंज कर ली, 98 में से कार्य कर दिया। तो इट इज इंपॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट गिवन इनटू वर्क। ये सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पिछली क्लास डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है? रोज एक ही बात नहीं बताई जाएगी। और आप लोग इतने मूर्ख हैं, आप जब होम पेज पे जाते हैं वहां पे पूरा का पूरा लिख रखा उन्होंने कि क्या क्या चीजें क्यों दिक्कत आ रही है, कब सही हो जाएंगी, लेकिन आपको पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ देखना है नहीं, बस क्लास में आकर डिस्टर्ब करना है। कहां पे लिखेंगे? इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सिस्टम टू कन्वर्ट ऑल हीट गिवन इनटू वर्क डन। हिंदी में लिखेंगे किसी निकाय के लिए यह असंभव है कि दी गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल दे। ठीक है, इट इज इंपॉसिबल फॉर ए सिस्टम टू कन्वर्ट होल हीट गिवन इनटू वर्क डन। तो पेपर में पूछा कि केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट क्या है? केल्विन प्लांक ने हमें क्या बताया? ठीक है, केल्विन प्लांक ने हमें बताया कि किसी सिस्टम के लिए संभव है कि सारा का सारा जो वर्क है वो किसमें कन्वर्ट कर दे? सारे सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। ये हमने किसकी हेल्प से बताया? फर्स्ट लॉ की हेल्प से। भाई फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हीट दी जाएगी कुछ हिस्सा उसका आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में खर्च होगा, कुछ वर्क डन में, तो कुछ यहाँ पे खर्च होगा, कुछ यहाँ पे। तो केल्विन प्लांक ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए और इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज हो ही ना। तो ये फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट की हेल्प लेके हमने किसे एक्सप्लेन किया? केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट को। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने क्या कहा दोबारा समझेंगे। थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? इसमें दो साइंटिस्टों की स्टेटमेंट है। तो एक स्टेटमेंट है क्लोजेस्ट स्टेटमेंट, ये मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूं कि हीट अपने आप से कम तापमान से उच्च तापमान की तरफ को प्रभावित नहीं होगी। एक मैंने बताया कि किसी सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। केल्विन प्लांक ने क्या बताया कि अगर हम हीट देंगे तो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ हिस्सा उसका आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में खर्च होगा ही, जैसे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आएंगे हम थर्मोडायनामिक्स के थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ
ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मा गतिकी का ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम। ऊष्मा ऊष्मा गतिकी का ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम। ऊष्मा गतिकी का जो तीसरा नियम है, इसमें देखो उन्होंने क्या बताया कि मान लो कि आपके पास में एक परफेक्ट क्रिस्टल है। क्रिस्टल समझ रहे हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। परफेक्ट क्रिस्टल बेटा ये होता है जैसे जिसके अंदर जो एटम है ना, जो परमाणु, हर एक चीज आपको पता है एटम से मिलकर बनी है। ग्रुप डी और टेक्निकल के क्या करे, साइंस वीक है तो शुरू से पहली क्लास से पढ़ो और क्या करो। अरे जिनके साइंस स्ट्रॉन्ग है उन्होंने बैच थोड़ी ना लिया है। बैच किसने लिया? जिसकी साइंस कमजोर है। भाई साइंस कमजोर है, करना क्या है, पहली क्लास से पढ़ना शुरू करो। चलती हुई क्लास में आओगे, बीच में आओगे, 4 क्लास छोड़ दोगे तो उससे तो जीवन भर ही वीक रहेगी। बिल्कुल सबसे पहली क्लास से पकड़ो, एक रफ कॉपी और पेन लो, जो टीचर पढ़ा रहा है ना, साथ साथ उसे पढ़ते चले जाओ। और करना क्या है, एक बार में चीज समझ में नहीं आए तो 2 बार में पढ़ो। और कोशिश करो कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसके साथ साथ ही याद करो। हमारी कोशिश तो ये होती है कि बच्चों को क्लास में याद करा दें। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमें पढ़ना नहीं है, बाकी सारे काम करने हैं। टाइम टेबल भी बनाना है, दोस्तों से डिस्कशन भी करना है, कितनी वैकेंसी है, कितने बच्चे सीरियस पढ़ने वाले हैं, कितने नहीं है, कितने जॉब लेंगे, कितने छोड़ देंगे, कितने पेपर देने नहीं जाएंगे, ये फालतू की डिस्कशन भी करनी है। सब कुछ करना है, बस पढ़ना नहीं है। और परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है, जैसे हमें पता है कि दुनिया की हर चीज एटम परमाणु से मिलकर बनी है, तो परफेक्ट क्रिस्टल वो होता है जिसमें एटम एक पर्टिकुलर पैटर्न में फिक्स हो। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो कि एटम का जो पैटर्न है, मान लो कि 3-3 एटम ऐसे हैं और पूरे के पूरे पदार्थ में एटम ऐसे ही अरेंज हो एक फिक्स पैटर्न में, ऐसे जो ट्रायंगुलर शेप बनी हुई ना, ये ठीक इसी शेप में ही अरेंज हो। या मान लो कोई और है उसमें कुछ ऐसे है हेक्सागन शेप में, तो पूरे के पूरे पदार्थ में सेम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो वो, तो हमारा कहलाता है परफेक्ट क्रिस्टल, जहां पर एटम एक बिल्कुल पर्टिकुलर पैटर्न में ही अरेंज हो। तो अगर थर्ड लॉ हमारे थर्मोडायनामिक्स से कहता है कि अगर हमारे पास एक परफेक्ट क्रिस्टल है, परफेक्ट, जिसके अंदर बिल्कुल एक सिमेट्रिक पैटर्न बना हुआ है कि जैसा पैटर्न बिल्कुल वही पैटर्न पूरे पदार्थ में फॉलो किया जा रहा है, तो उसकी एंट्रोपी होती है 0। तो यहां पर लिखेंगे द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल ए 0। आदर्श क्रिस्टल यानी कि जो परफेक्ट है, आदर्श क्रिस्टल की एंट्रोपी 0 होती है, 0 होती है। हालांकि कोई चीज परफेक्ट होती नहीं है, ये परफेक्ट के लिए है। अब देखो आपके यहाँ पे जो आज तक क्वेश्चन पूछा गया है थर्मोडायनामिक्स के नियम से, मैं आपको बता देता हूं। आपके यहाँ क्वेश्चन पूछता है कैसे कैसे, वो या तो आपके यहाँ पूछता है जीरोथ लॉ से, क्वेश्चन शून्यता के नियम से, कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट किस नियम के द्वारा दिया गया, तो हमने कल पढ़ा जीरोथ लॉ में। या आपके यहाँ पूछता है पहले नियम से कि ऊष्मा गतिकी का पहला नियम किसका उदाहरण है, किसके ऊपर बेस्ड है, तो हमने कल पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर बेस्ड है। तो पेपर में आपका यहाँ तो जीरोथ लॉ से आएगा या फर्स्ट लॉ से आएगा। थोड़ी बहुत संभावना सेकंड लॉ से भी होती है कि सेकंड लॉ में कि क्लोजेस ने क्या स्टेटमेंट दी कि हीट कम तापमान से उच्च ताप को प्रभावित नहीं करेगी, या केल्विन प्लैंक ने क्या बताया कि सारी की सारी हीट वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। थर्ड लॉ कभी आया नहीं है तो उसे भी आप याद कर ही लेना। वैसे सबसे ज्यादा संभावना है फर्स्ट लॉ से आने की। फर्स्ट लॉ से नहीं पूछेगा तो जीरोथ लॉ से पूछ लेगा, और अगर उससे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट बनाना है तो सेकंड लॉ से पूछ लेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने क्लास में इतनी बार कल से रिवाइज कर चुका हूं कि आपको याद हो गया होगा कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट किस नियम से आया, एनर्जी कंजर्वेशन कौन सा नियम है, और आज की क्लास से कि सेकंड लॉ में क्या पढ़ा कि हीट लो से हाई की तरफ को खुद से फ्लो नहीं कर सकती है क्लोजियस में, और केल्विन प्लैंक में कि सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपसे इस चैप्टर में केवल हम क्वेश्चन की अलग अलग क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहले कुछ प्रैक्टिस सेट खोल देता हूं इसमें, और फिर हम यहाँ पे 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस करेंगे क्लास में, जो जो क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से रह गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि आज लास्ट क्लास है हीट की हमारी। कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। अभी मैं पहले देखूंगा कौन कौन से चैप्टर आपके हो गए हैं, कौन से रह गए हैं, उसके बाद कल ही बताया जाएगा आपको, ठीक है। एंट्रोपी क्या होता है ये हमने बताया था सबसे पहली क्लास में हीट की, तो सबसे पहली क्लास देकर आओ हीट की, ठीक है। उष्मा की सबसे पहली क्लास, तो सारी क्लास पीछे की लेकर आया करो लाइव क्लास में, नहीं तो भाई आदि हमेशा कंफ्यूजन रहेगा और घबराहट हो जाएगी सब्जेक्ट को लेके। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 अलग अलग टॉपिक से जुड़े हुए। तो इसमें हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इससे मैं शुरुआत करूंगा, इसके ऑप्शन में भी आपको दिखाऊंगा। पहला आप ये क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है तापमान,
ये टाइम थोड़ा इधर ले लेता हूँ, ये 0 0, इस एक्सिस पे लिखा हुआ टाइम समय, यहाँ पे लिखा हुआ तापमान। हमारे सेशन ने कहा कि भाई जैसे समय आगे बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर लिखा हुआ, ठीक है। इसने कहा है दो तरल है पी और क्यू, एक ये पी है और एक ये क्यू है। कह रहा पी और क्यू के 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में परिवर्तन समय के साथ नीचे दिखाया गया है। तो कह रहा है कि जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो पी और क्यू का 0 से लेकर 100 तक टेम्परेचर जो है वो इस ग्राफ में दिखाया गया है। अब आप एक काम करना, मैं आपको वन बाई वन एक एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा, एक एक ऑप्शन दिखाऊंगा, तो आप बाकी ऑप्शन मत देखना। अभी पहला ऑप्शन देखेंगे और हम ये देखेंगे फिर ग्राफ पे वापस आके कि वो सही है कि गलत है। इसने ऑप्शन नंबर 1 में कहा है कि ड्यूरिंग हीटिंग के दौरान लिक्विड पी हैज ऑलवेज वार्मर देन क्यू, कि पूरी हीटिंग में कि पी हमेशा क्यू की तुलना में गर्म है। अब इस ग्राफ को देख के बताओ क्या ये ए ऑप्शन सही है कि गलत है। इसने कहा है कि जब पी और क्यू गर्म हो रहे हैं, ये क्यू है और ये पी है, जब ये गर्म हो रहे हैं तो कह रहा है कि पी हमेशा क्यू से ज्यादा गर्म है। ये बात सही है कि गलत है? तो आप कहेंगे सर ये बात बिल्कुल गलत दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे देखें बड़े ध्यान से, बेटा मान लो कि अगर आप इसी टाइम पे देखो, ये कोई टाइम आपने ले लिया, तो इस टाइम पे अगर आप देखेंगे ये पी तो ये है, तो पी का टेम्परेचर तो इस समय कितना है, ये 0 डिग्री है मान लो, क्या 10 डिग्री मान लो। लेकिन ठीक इसी टाइम पर ये जो क्यू है स्ट्रेट लाइन, क्यू का टेम्परेचर तो ज्यादा है, ये 0 से लेकर 10 है तो 25-30 के आसपास बन रहा है। यानी अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखें, यहां तक ये जो पी है ना, ये पी, इसका टेम्परेचर यहां तक कम है, पी का तापमान कम है और क्यू का टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा। तो इसने कहा कि पूरी हीटिंग के दौरान कह रहा है कि जो पी जो है वो हमेशा क्यू से ज्यादा गर्म है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसने क्या लिखा यहाँ पे कि हीटिंग के दौरान तरल पी हमेशा क्यू की तुलना में गर्म है। नहीं भाई, यहां से लेकर यहां तक तो पी का टेम्परेचर कम है, जबकि क्यू जो स्ट्रेट लाइन है वो उसके ऊपर है। तो स्ट्रेट लाइन क्यू उसके ऊपर है, क्यू वाली, तो क्यू का टेम्परेचर ज्यादा है। यानी स्टेटमेंट 1 तो हो गई गलत। अब बी पाएंगे, कह रहा है कि हीटिंग के दौरान समय के किसी भी बिंदु पर दो तरल एक ही तापमान पर नहीं है। ये कह रहा है कि पूरी हीटिंग में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो। ये बात सही है कि गलत है? बी ऑप्शन बताओ कि सही है कि गलत है। ये कह रहा है कि पूरी हीटिंग में कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि दोनों का टेम्परेचर बराबर पहुंच गया हो। सही है कि गलत? कुमार, समर्पित, अनुराग, बेटा बी भी गलत है। देखो इस पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर पी का वही क्यू का भी है। भाई कट करने से पहले क्यू का टेम्परेचर ज्यादा है, पी का कम है। जिस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं तो इस समय पर भी दोनों एक ही जगह पे हैं, जो पी का टेम्परेचर वो क्यू का, यानी एक बार ऐसा हुआ है कि जब पी और क्यू दोनों का तापमान है सेम। अब बी, ये सी है बेटा, सी ऑप्शन है। अब ये कह रहा है हमारे से सी ऑप्शन में कि पी ने क्यू की तुलना में 100 डिग्री का तापमान पहले प्राप्त किया। यहां पे कह रहा है कि यहां पे लिखो क्यू ने पी की तुलना में, क्यू ने पी की तुलना में 100 डिग्री का तापमान पहले प्राप्त किया। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान है वो पहले पी ने प्राप्त किया कि पहले क्यू ने प्राप्त किया है? आपको क्या लगता है कि पी और क्यू में से 100 डिग्री का तापमान पहले किसने प्राप्त किया? परमवीर का छोड़ के बाकी सबका ठीक है। बेटा देखो ये 100 डिग्री का तापमान जो है ना, वो पी ने तो इसी समय प्राप्त कर लिया यहाँ पे, और क्यू को थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है। क्यू को 100 डिग्री का तापमान प्राप्त करने में टाइम क्या लगा है, ज्यादा। मान लो कि आपने यहाँ से चलना शुरू किया 12 बजे से, तो ये पी ने तो 6 बजे ही 100 डिग्री का तापमान प्राप्त कर लिया, ये थोड़ा आगे जाके यानी कि 7 बजे 100 डिग्री का तापमान प्राप्त कर पा रहा है। यानी आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन। दोबारा समझना बात को, उसने हमें 4 ऑप्शन दिए। उसने कहा कि कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि एक में कह रहा कि पी और क्यू दोनों का तापमान सेम हो। तो ऐसा एक बार हो रहा है जब दोनों लाइनें कट करेंगी कि जो टेम्परेचर पी का है वही क्यू का है। तो इसने कहा कि पी और क्यू में पहले 100 डिग्री का तापमान कौन प्राप्त कर रहा है? तो बेटा 100 डिग्री का तापमान जो है, 100 डिग्री वाला तापमान पी ने तो यहाँ पे 6 बजे ही प्राप्त कर लिया, मान लो यहाँ 12 से यहाँ 6 बज गए, और क्यू को लग गए 7, यानी कि पी जो है 100 डिग्री के तापमान पे पहले पहुंचता है, क्यू पहुंचता है बाद में। पहले ऑप्शन में कहा था कि पी जो है हमेशा ज्यादा गर्म होता है क्यू से, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो पी वाली लाइन है और यहां से लेकर यहां तक क्यू का टेम्परेचर ज्यादा है, पी का कम है, तो पी यहां तक जो है क्यू से कम गर्म रहा है, लेकिन उसके बाद अचानक से इसका तापमान बढ़ गया, तो 100 डिग्री का तापमान इसने पहले प्राप्त कर लिया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देखो कल एक मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसकी ये लैंग्वेज थी कि मेटल शीट विद सर्कुलर होल इज हीटेड द होल। वृत्ताकार छिद्र वाली धातु की शीट को गर्म किया जाता है तो छिद्र का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। कल हमने पढ़ा था ना, या किसी मेटल की शीट में
अगर एक छेद हो तो गर्म करने पर उस छेद का आकार बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे कि अगर किसी मेटल की शीट में अगर एक छेद हो तो गर्म करने पर उस छेद का आकार बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन है ये वाला, ये भी पेपर में भाई बहुत रिपीट होता है। तो मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 26 एक बार सब ट्राई करें। एक बच्चा कह रहा है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्य ताप परिसर कितना होता है, एनटीपीसी एग्जाम में आया था। सर समझा दीजिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है पहली या दूसरी क्लास में, लेकिन आप क्लास में आओगे तो पता चलेगा, क्लास में आओगे नहीं तो फिर क्या होगा। देखो, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो बेटा कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना, अगर आप किसी कमरे में फ्रिज का डोर खुला छोड़ देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। इसे थोड़ा ध्यान समझना। देखो, ये बेटा हमारे पास फ्रिज है, ये मान लो एक कमरे में रखा हुआ है, कुछ इसके पाइप पुइप से लगे हुए हैं, ठीक है। ये स्विच है, ये आपने डोर खुला छोड़ दिया। पहले आप ये समझो कि फ्रिज का काम क्या है। जैसे अगर आपके घर में मान लो कोई फ्रिज है, अगर आपके घर में कोई फ्रिज हो और वो मान लो कि 200 लीटर का है, अगर आपने उसका डोर बंद कर रखा है ना, तो फ्रिज का काम ये है कि जो 200 लीटर अंदर जो गर्म हवाएं हैं उन्हें बाहर फेंकना, ताकि अंदर ठंडक बनी रहे। तो अगर फ्रिज का डोर बंद है तो फ्रिज क्या करेगा, गर्म हवाओं को बाहर फेंकेगा। ये बिल्कुल एसी की तरह है भाई, एसी भी गर्म हवाओं को बाहर फेंकती है, पर एसी बड़े लेवल पे काम करती है, बहुत बड़े कमरे पे। तो एसी बहुत बड़े कमरे की हवाएं बाहर फेंकेगी तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, इसलिए बिजली का बिल ज्यादा आएगा। लेकिन फ्रिज छोटा होता है, 200 300 400 लीटर का, तो उतने में ही गर्म हवाएं बाहर फेंकेगा और माहौल रहेगा ठंडा। लेकिन जैसे आप फ्रिज का डोर खुला छोड़ देंगे, अब क्या होगा, इस रेफ्रिजरेटर के लिए ये पूरा का पूरा कमरा ही फ्रिज बन जाएगा। जैसे आपने डोर खुला छोड़ दिया, अब ये रेफ्रिजरेटर, ये फ्रिज क्या करेगा, कमरे की हवाएं खींचेगा और कमरे में फेंकेगा। तो पहली नजर में आपको ये लग सकता है कि रूम के टेंपरेचर पे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जब फ्रिज का डोर खुला छोड़ दिया, वो कमरे से हवा ले रहा है, कमरे में फेंक रहा है, कमरे से ले रहा है, कमरे में फेंक रहा है, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन नीचे बताओ, ये कमरे से हवाएं खींच के कमरे में फेंक रहा है, काम अपने आप से तो हो नहीं रहा, इसके लिए से काम करना पड़ रहा है ना। अब एक बात बताना, अगर मेरे घर में 1 हॉर्स पावर की मोटर हो जो पहले फ्लोर तक पानी पहुंचा सकती है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यही मोटर 5वें फ्लोर पर पानी पहुंचा दे, तो उसके ऊपर लोड पड़ेगा, उसे एक्सिस में कार्य करना पड़ेगा। तो जो जो एक्स्ट्रा कार्य करेगी ये मोटर, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा और मोटर आपकी फूक जाएगी, गर्म हो जाएगी। अगर कोई मोटर की औकात 1 फ्लोर तक पानी पहुंचाने की है, अगर आप उसे 10वें फ्लोर पर पानी पहुंचाना चाहो तो फूकेगी नहीं फूकेगी वो। ऐसे ही इस फ्रिज की औकात थी 200 लीटर के वॉल्यूम को ठंडा करना, कि अगर डोर बंद है तो 200 लीटर को ठंडा करना। आपने डोर खुला छोड़ दिया, अब इतने बड़े कमरे से हीट खींच के कमरे में फेंक रहा है, कमरे का वॉल्यूम तो 1 लाख लीटर है। तो जो एक्सिस वर्क करेगा ये फ्रिज, ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, उष्मा में कन्वर्ट हो जाएगा और कमरे के अंदर गर्मी हो जाएगी। जो एक्सिस कार्य किया जा रहा है ये, ठीक है। तो कमरे का टेम्परेचर क्या बनेगा, इंक्रीज होगा। एक बच्चा कह रहा है कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मुझे आरबी ग्रुप डी का तैयारी करनी चाहिए नहीं। शायद ग्रुप डी में उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस नहीं मांगते हैं वो, तो एक बार देख लेना आप नोटिफिकेशन में, अगर उन्होंने लिखा होगा कि कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस वाला बच्चा ना तो असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकता है, ना ही बहुत सारे डिफेंस से जुड़े हुए फॉर्म भर सकता है। और ग्रुप डी का मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा ग्रुप डी का, ठीक है। हाँ, जो आप एनटीपीसी की जॉब होती है ना, क्लरिकल जॉब, उसके लिए भर सकते हो, जो क्लर्क वाली जॉब है। लेकिन रेलवे में ज्यादातर में वो कलर ब्लाइंड नहीं मांगता है, ठीक है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। ये क्वेश्चन करना भाई सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 करो।
किसी बच्चों को पता है ग्रुप डी के लिए कलर ब्लाइंडनेस वाला बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहारी, बाबू, सोविक, अनुराग, सबका ठीक आंसर आया। निखिल कह रहे हैं कि नोट एलिजिबल है। एक बच्चा तो भाई नोट एलिजिबल बता दिया उसने तो। हम्म। इसने कहा है कि इट इज मोर कंफर्टेबल टू वेयर व्हाइट क्लोथ इन समर। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है बेटा? गर्मियों में हमें सफेद कपड़े या लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि हमें पता, अगर आपने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा है, कि जो व्हाइट चीजें होती है ना, वो क्या करती है, जो भी उनके ऊपर रेडिएशन, जो भी हीट, जो भी उष्मा, जो भी प्रकाश उसके ऊपर गिरेगा, उन सबको रिफ्लेक्ट परावर्तित कर देती है। तो व्हाइट की खास बात ये होती है कि जो भी रेडिएशन उसके ऊपर गिरेंगी उसे वो रिफ्लेक्ट कर देंगी, परावर्तित कर देंगी। तो इसलिए गर्मियों में देखो लाइट कलर के हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। बहुत तुक्का लग गया, मैं ये वाली शर्ट पहन के आ गया, हो सकता है कि ब्लैक पहनी हुई होती। तो सर्दियों में पहनने चाहिए ब्लैक कलर के कपड़े, डार्क कलर के, ताकि जो भी रेडिएशन उसके ऊपर गिरे उसे एब्जॉर्ब कर ले, गर्माहट बनी रहे। तो गर्मियों में सफेद कपड़े बढ़िया रहते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी हीट जो भी उनके ऊपर गिरेगी उस सबको रिफ्लेक्ट परावर्तित कर देंगे वो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी के जैसा देख लेते हैं, फिर आते हैं थोड़ा टेक्निकल बढ़िया क्वेश्चन पे। इसने कहा है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक आदर्श कृष्णिका में अद्वितीय विशेषता है। बेटा परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन सी होती है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है कि उसके ऊपर कोई सी भी रेडिएशन गिरे, किसी भी वेवलेंथ की, किसी भी फ्रीक्वेंसी की, वो उन सबको एब्जॉर्ब कर लें। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर आप रेलवे रिफॉर्म में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्या? देखो, पहले जितने भी रेलवे के प्रोटेस्ट वगैरह सब होते थे, मैं सबसे आगे रहता था, मैं, काजल मैम हमेशा आगे रहते थे। अभी मेरे साथ में दिक्कत क्या है कि जो कोई प्रोटेस्ट होते हैं, इसमें मैं, मजबूरी है कि मैं डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। और मैंने जो वहाँ से परमिशन ली हुई है कि भाई मैं क्लासेज लेता हूँ ऑनलाइन, यूट्यूब वगैरह पे भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं सरकार के विरोधी, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर किसी चीज़ में, सरकार के विरोध में ना तो कोई मेरे व्यू होंगे दूंगा मैं, या कुछ भी ऐसे। अगर आपकी कल को सरकारी नौकरी लग जाएगी तो इवन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार भी नहीं कर सकते, है ना। तो एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर ये चीज़ें आपके साथ भी जुड़ जाएंगी। तो इसलिए हम डायरेक्ट आके कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो चीज़ नहीं बोल सकते, हमारी मजबूरी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। पुराने अगर आप प्रोटेस्ट देखोगे तो बहुत लाइव रहते थे हम, कई कई घंटे, बहुत वीडियो बनाई हमने। तो अब थोड़ा सा मजबूरी है, आप शायद इसे समझेंगे। देखो, एक बेटा परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो है कि उसके ऊपर जो भी रेडिएशन गिरे वो सबको एब्जॉर्ब कर ले। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो चीजें अच्छी एब्जॉर्बर होती है ना, वो अच्छी रेडिएटर भी होते हैं। जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। जैसे कि इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों के क्लास में। मान लो कि आपके दो दोस्त हैं, आप और आपका दोस्त किसी शादी में गए, और आपने उस शादी में केवल और केवल, मान लो कि फ्रूट चाट खाई आपने, केवल केले खाए, आपका फास्ट था, आपने केले खाए। लेकिन आपका दोस्त जो है वो भटूरे भी लपेट रहा है वहां पे, चावल भी, सब्जी भी, रोटी भी, फ्रूट चाट भी, चाय भी, कॉफी भी, वो सब कुछ खा रहा है। मान लो बाहर आकर दोनों को उल्टी लग गई, तो आपने केले खाए तो आपके अंदर से तो केवल केले ही बाहर निकलेंगे। लेकिन जो आपका दोस्त उल्टी करेगा, चाउमीन भी बाहर निकल रही है, समोसे भी बाहर निकल रहे हैं, सारी चीजें बाहर निकलेंगी। तो यानी जिसने चीजों को अच्छे से एब्जॉर्ब किया होगा, जिसने अच्छे से चीजों को लपेटा होगा, वही तो बाहर भी निकाल पाएगा। जिसने केवल खाए केले और चाउमीन कहां से बाहर निकाल देगा? तो जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ये बेटा किरचॉफ का नियम है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी में भी किरचॉफ के बारे में पढ़ते हैं, उन्हीं किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ लॉ है ये, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, ठीक है। अच्छा, दूसरा, यहां पर अगर हम बढ़िया क्वेश्चन की तरफ को आए, अब थोड़ा सा मामले को हम लेकर चलते हैं। देखो ये आ गया क्वेश्चन, देखो यहाँ बढ़िया, किस्मत बढ़िया हमारी मिल गई। उष्मा का अच्छा अवशोषक, उष्मा का अच्छा रेडिएटर, यानी कि अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ये कथन किसका है? ये कथन है किरचॉफ साहब का, किरचॉफ्स, ठीक है। अब बेटा मैं थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला करो पहले, देखता हूं कौन बच्चा सही करेगा। कह रहा है कि फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस द गैस इक्वेशन इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। भाई आपको पता है कि गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है, और इसने एन की वैल्यू 1 मोल ले ली, तो 1 मोल के लिए होगी पीवी इक्वल टू
आर टी, तो कह रहे हैं यहाँ पे जो आर है उसकी वैल्यू कितनी है। कोई बच्चा बताएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो कौन ठीक करेगा। 4 का आंसर मुझे सबका सही चाहिए। मयंक शर्मा जी सबसे पहली क्लास देकर आओ, उसमें हमने बताया होगा कि कितनी क्लासेस होंगी टोटल, कौन कौन से चैप्टर होंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कितनी क्लास बची हैं। देखो बेटा, जितने बच्चे इसका आंसर बी बता रहे हैं उन सबका है गलत। मैंने आपको बताया था कि जो आर की वैल्यू होती है ये होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, इसलिए चीजों को रटना भी है समझ के साथ। तो बेटा मैंने आर की वैल्यू जो आपको बताई थी ना, वो बताई थी जूल पर मोल केल्विन, लेकिन यहाँ पे बेटा क्या पूछ रहा है, ये कैलोरी पर मोल केल्विन में पूछ रहा है। तो आप एक चीज बताओ, हमने जो याद की थी वैल्यू वो तो ऐसा यूनिट में याद की थी इंटरनेशनल सिस्टम में कि जूल पर मोल केल्विन है, पर ये पूछ रहा है यहाँ पे कैलोरी में। और आपको मैंने एक चीज बताई थी कि एक कैलोरी जो होता है लगभग लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है, तो मुझे इस जूल को बदलना है कैलोरी में, तो एक जूल किसके बराबर आ जाएगा, तो एक जूल बराबर आएगा, सिर्फ यहां से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/4.2 कैलोरी के बराबर। तो जूल का कैलोरी बनाना है, तो कैलोरी का जूल बनाना हो तो 4.2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो 8.314 जूल की जगह लिखेंगे 1/4.2, तो जूल की जगह बन जाएगा कैलोरी, नीचे आ गया मोल पर केल्विन। तो अगर इसे मैं 4.2 से भाग करूंगा तो लगभग लगभग 2 आएगा, तो मेरा आंसर बन जाएगा 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये आंसर है इसका। तो जो गैस कांस्टेंट की आपने वैल्यू याद की है, कई बार देखो बच्चों को लगता है पेपर में करते करते कि मैं तो सही कर रहा हूं क्वेश्चन, तो ये कंपटीशन में बस यही दिक्कतें होती हैं कि बच्चे ने वैल्यू क्या याद की कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू से 8.314 तो याद है कि 8.3 के नजदीक का ये है, वो आगे का दिमाग में नहीं लगा रहा है कि आगे हमने यूनिट क्या पढ़ी, वो ये पढ़ी है। अगर इसी चीज को कल को वो ऐसे पूछ ले कैलोरी पर मोल केल्विन में, तो आंसर आएगा 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। बस इतना ही है सरकारी नौकरी लेने वाले बच्चों में ना लेने वालों में कि वो कितना ध्यान रखते हैं, ठीक है। ये आप एक तरीका ये भी है कि आपने ये पढ़ा है कि 8.314 जूल पर मोल केल्विन है, अब यहां पर लिखा कैलोरी, तो आपको पता है कि एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर है, तो 4.2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 8.4 जूल पर मोल केल्विन बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन सबसे नजदीक का बन रहा है, इस पर टिक लगा दो, या तो ऑप्शन की हेल्प ले लो कि कैलोरी का यहीं पे जूल बनाने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, या जो आपने याद किया उसमें जूल से कैलोरी बनाने के लिए 1/4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसका मुझे आपको फॉर्मूला बताना है, ये पहले जो है असिस्टेंट लोको पायलट के एएलपी के पेपर में आ चुका है, एएलपी के एग्जाम में। और ऐसा क्वेश्चन जो है ये दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर में जो टेक्निकल पेपर होता है उसमें भी आ सकता है, ठीक है। इसने लिखा है कि ध्यान समझना, कह रहा है कि 50.2 वाट पर मीटर केल्विन की तापीय चालकता वाली एक स्टील
स्टील रोड का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र 0.02 मीटर स्क्वायर है, लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों को 300 डिग्री के तापमान के अंतर पर बनाए रखा जाता है तो छड़ के माध्यम से उष्मा प्रवाह की दर क्या है। अब देखो पूछना क्या चाह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो, ये बाद में कर पाओगे आप। यहाँ देखना, इसने कहा कि हमारे पास में एक छड़ है। बेटा मान लो कि मेरे पास में एक छड़ हो और उसकी जो लंबाई है वो एल हो, या डी मान लो या एल मान लो, इसकी जो लंबाई है वो मैंने मान लिया छड़ की लंबाई है डी। ठीक, इसका एक सिरा ज्यादा टेम्परेचर पे है, एक कम पे है, यानी कि टेम्परेचर में अंतर है। तो अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर इसका एक सिरा 100 डिग्री पर हो, एक मान लो कि 10 पे हो, तो हीट हाई से लो की तरफ को फ्लो करेगी। अब ये कह रहा है कि जो इसके अंदर से हीट जो फ्लो करेगी उस उष्मा के प्रवाह करने की दर, यानी कि प्रत्येक सेकंड कितना फ्लो करेगी, उसकी दर क्या हो, कितना तेजी से फ्लो करेगी। तो बेटा हीट के फ्लो करने की जो दर होती है ना, रेट, किसी छड़ से हीट के फ्लो करने की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उष्मा के प्रवाह की दर, उष्मा के प्रवाह की दर। बेटा इसका फॉर्मूला होता है, उष्मा को लिखते हैं हम क्यू से, हीट के लिए क्यू लिखते हैं, और रेट के लिए दर का मतलब होता है टाइम से भाग करना। तो उष्मा के प्रवाह की दर का फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा टी बाई डी। ठीक है, अब यहाँ बेटा आपको पता ही है डी क्या है, इस छड़ की लंबाई है, लेंथ ऑफ रोड, छड़ की लंबाई। ए क्या है, इस छड़ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि समझो एक तरीके से इसकी मोटाई कितनी है, जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हिंदी में कहेंगे इसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसे मोटाई समझना बस आप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब बेटा जो हमारे पास में ये डेल्टा टी के तापमान में कितना अंतर है दोनों सिरों के, जैसे हमारे जो अभी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें 300 डिग्री का अंतर बता रखा है उसने। डेल्टा टी क्या है, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर, तापमान में अंतर, और के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि थर्मल को, हीट को कितना अच्छे से कंडक्ट कराएगा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है थर्मल कंडक्टिविटी। अलग अलग मटेरियल की हीट को अपने अंदर से फ्लो कराने की क्षमता अलग अलग होती है, इसे हम कहते हैं तापीय चालकता। बस आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला अगर आपको याद होता, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर कभी पेपर में कह दे किसी छड़ से उष्मा प्रवाह की दर बताइए, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताइए, बस याद रखना के ए डेल्टा टी बाई डी, तो सब कुछ पेपर में आपको दे देगा वो। जैसा अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ये इसमें आपको छड़ की लंबाई भी दे रखी होगी, तापमान में डिफरेंस कितना है दोनों सिरों में वो भी दे रखा होगा, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी दे रखा होगा, थर्मल कंडक्टिविटी भी दे रखी होगी। तो सर रट लो के डेल्टा टी बाई डी। अब अपने इस पे आपको क्वेश्चन करना है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के करो। अब यहाँ देखो, स्टील की रोड है, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है साफ साफ 50.2 वाट पर मीटर केल्विन, ये दे रखी है। एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है 0.02 मीटर स्क्वायर दे रखा है। लंबाई दे रखी है सेंटीमीटर में, याद रखना जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे ऐसा यूनिट यूज करेंगे तो सेंटीमीटर का मीटर बनाना पड़ेगा। और वैसे भी देखो आप, एरिया में दे रखा मीटर, तो एक जगह मीटर एक जगह सेंटीमीटर तो चलेगा ही नहीं, इसका मीटर बना लेना। दोनों सिरों के बीच में कितना तापमान का अंतर है, 300 का। तो बताना उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, करो। ये पढ़ाया मैंने फॉर्मूला, ये इस क्लास में थोड़ा ना पढ़ाया, तूने बेटा दूसरे बैच में पढ़ाया गई है, तो बेटा दूसरे बैच में पढ़ाया ये। कर लोगे, यहां पे कर दूं इसे। देखो उष्मा प्रवाह की दर का फॉर्मूला क्या है, के ए डेल्टा टी बाई डी। ठीक है, देखो के की वैल्यू कितनी है, 50.2। देखो यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये मीटर ही लिखा है, केल्विन वाट सब कुछ ऐसा यूनिट लिखी है, तो कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, 50.2। अच्छा दूसरा, ये एरिया कितना है, 0.02 मीटर स्क्वायर, यहाँ भी कुछ चेंज नहीं करना। तापमान में अंतर कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस का। बेटा टेम्परेचर में डिफरेंस मैंने बताया था कि डिग्री सेल्सियस में केल्विन में सेम ही होता है, तो और यहाँ पे केल्विन है तो यहाँ भी केल्विन ही लेना पड़ेगा। तो तापमान में अंतर हम पढ़ चुके हैं, डिग्री सेल्सियस केल्विन में चलता है सेम, तो कितना ये 300। ठीक है, मीटर लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का मीटर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 10 की पावर -2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये पता है ना सभी को। भाई जो लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सेंटीमीटर का मीटर बनाने के लिए 10 की पावर -2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों को लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया, केवल गुणा भाग का क्वेश्चन है ये। अगर आपको फॉर्मूला याद है कि आपको पता लंबाई दे रखी है, एरिया दे रखा है, तापमान में अंतर दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, सब कुछ तो दे रखा है। बस बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है कि एक तो सेंटीमीटर को 15 का 15 लिख देते हैं, सब मीटर में नहीं बदलते, ये चेंज करना है।
ये जो एरिया वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, कुछ चेंज नहीं करना। तापमान में अंतर जो है, आप एक जगह देखो तापमान केल्विन में, एक जगह डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तापमान में अंतर डिग्री सेल्सियस केल्विन में सेम ही रहता है। और ये थर्मल कंडक्टिविटी दे दी, इस सबको आप सोल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 2 गुणा 10⁻³ जूल पर सेकंड। ठीक है बेटा, 2 गुणा 10⁻³ जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे देखो ये जो ये किलो लिखा है ना, किलो का मतलब होता है 10⁻³ हजार, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि हमारा आंसर आएगा 2 किलो जूल पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा बी। मैं देखो हीट को हम किस में नापते हैं, ऐसा यूनिट में हीट क्या होती है, जूल में, टाइम के लिए होता है सेकंड, तो मात्रक बनेगा जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। ये किलो क्यों आया, 10⁻³ की जगह मैंने किलो लिख दिया है। ठीक है, बस केवल इतना फर्क पड़ा है। इसमें कुछ और क्वेश्चन मिल जाए हमारे काम का। टुडे वाला क्वेश्चन करेगा कोई बच्चा, ये करो। ऐसा इकाइयों में ताप पे चालकता थर्मल कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट आपको बतानी है। देखो थर्मल कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट जो है, ये मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में आया था ना लिखा हुआ, वाट पर मीटर केल्विन आया था ना ये तो बेटा वाट पर मीटर केल्विन ये तो है ही है। अब यहाँ पे देखो ए सी बी सी ये भी लिख रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1 वाट होता है, 1 वाट ये 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट भाई आपकी क्लास में मैंने मैकेनिक्स पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो वहां पे हमने पढ़ा ना पावर का फॉर्मूला में, तो 1 वाट किसके बराबर होता है, कार्य बटे समय से जूल पर सेकंड के बराबर। तो इस 1 वाट की जगह आप जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, तो जूल पर सेकंड, और साथ में नीचे क्या लिखा है, एम का मतलब मीटर है और के का मतलब है केल्विन। अब देख लेना कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ये कर रहा है। जे का मतलब है जूल, नीचे लिखा है एम का मतलब है मीटर, ये सेकंड है, ये केल्विन है। ठीक है, सिंबल कैपिटल बना लो। तो सी भी ठीक है, बी भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड सी, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ देखना दोबारा समझना। मैंने क्या कहा आपसे कि थर्मल कंडक्टिविटी का मात्रक याद रखना वाट पर मीटर केल्विन है। अगर एक ही ऑप्शन होता तो फिर तो हम सीधे टिक लगा देते वाट पर मीटर केल्विन, पर यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। तो बेटा 1 वाट को हम जूल पर सेकंड भी लिखते हैं, तो इस वाट की जगह आप जूल पर सेकंड लिखोगे, ये मीटर केल्विन तो साथ साथ लिखा ही है। तो अगर आप देखेंगे, अब सिंबल के तौर पर अगर मैं लिखूं तो जूल के लिए जे लिख दो, मीटर के लिए एम लिख दो, केल्विन के लिए कैपिटल के लिख दो, और सेकंड की जगह स्मॉल एस लिख दो। इसने हालांकि एस ई सी लिख रखा है तो मैं वही लिख देता हूं, तो इसका आंसर बनेगा ई ऑप्शन। तो ई इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, इसमें कुछ और है काम की चीज, वो देख लेते हैं, अगर कुछ मिल जाए बढ़िया सी। देखो ये हमने पढ़ा था ना, उष्मा गति के किस नियम से आप ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं, बाय विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डू यू नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा वो क्या था हमारा फर्स्ट लॉ, पहला नियम जो बी ऑप्शन में लिखा है यहाँ पे। ये करना कोई बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14, जीरोथ लॉ क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 करो। कह रहा है कि थर्मोडायनामिक में शून्य नियम कहता है नहीं, जीरो जीरो लो का जीरो तो लो। हेलो, डिग्गी नहीं खुल रही, इसने कहा है कि दो थर्मोडायनामिक सिस्टम हमेशा एक दूसरे के साथ थर्मल संतुलन में रहते हैं। भाई दो तो संतुलन में कैसे रहेंगे, दो हमेशा तभी रह सकते हैं दोनों का तापमान सेम हो। एक कह रहा है कि दो प्रणाली तापीय संतुलन में है तो तीसरी प्रणाली भी संतुलन में ही होगी। एक कह रहा है कि भले ही दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में ना हो फिर भी एक दूसरे तापीय संतुलन में होंगी। डी देखो, जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में होती है तो वे एक दूसरे के साथ भी संतुलन में होती है। देखो दो प्रणाली हैं, मान लो कि ये ए और ये बी, ये कह रहा है कि दो सिस्टम है ए और बी, ये
तीसरे के साथ तापीय संतुलन में है, यानी कि जो ए है वो सी के साथ तापीय संतुलन में है, बी और सी भी आपस में तापीय संतुलन में है, तो 100% ए और बी भी होंगे, तो डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, डी। अरे हाँ कि ना, क्लियर है सभी को? अब यहां पर हम अब बेटा ऐसे बिल्कुल लास्ट में हम चल रहे हैं मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, उष्मा स्थानांतरण के तरीकों पे। देखो आप सबको पता है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, हीट ट्रांसफर होती है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। आपको ये सर हमें पता चल गया है, आप कई बार बता चुके हो कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को फ्लो करती है, उष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ को फ्लो करती है। पर लेकिन जब उष्मा उच्च से लो की तरफ को, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को फ्लो करेगी तो तीन तरीके होंगे, एक हम कहेंगे कंडक्शन, एक हम कहेंगे कन्वेक्शन, एक हम कहेंगे रेडिएशन। ये इस टॉपिक का सबसे लास्ट है इस चैप्टर का, आखिरी है ये, आज ही खत्म करेंगे इसे हम। अगली क्लास के लिए 5-7 मिनट नहीं रखेंगे, आज से 8:30 बज जाए, 8:35 हो जाए। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, संवहन, विकिरण। तो उष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ को फ्लो करती है तीन तरीके से। अब वो देखो तीन तरीके जो हैं वो कैसे कैसे हैं। जैसे मान लो मेरे पास बेटा ये छड़ है ये, और मैंने क्या किया, इसका ये वाला सिरा गर्म करना शुरू कर दिया। जब मैं किसी सॉलिड को गर्म करता हूं तो पता क्या होता है, जब किसी ठोस को आप गर्म करो, उसका ये वाला हिस्सा भट्टी में रख दो, ये वाला, और आप यहाँ पे हाथ लगा के रखो, गर्म इस वाले को कर रहे हैं आप, और आप यहाँ पे हाथ लगा के रखेंगे तो कुछ देर के बाद आपका हाथ जलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हीट आपने यहाँ से दी ना, वो हीट फ्लो करते 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 यहाँ तक पहुंच जाएगी। अभी हीट फ्लो कैसे कर रही है उसे समझना। यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे भट्टी में रखा हुआ है, यहाँ पे लो है, तो हीट हाई से लो की तरफ को कैसे फ्लो कर रही है। एक्चुअल में होगा क्या, जब ये वाला हिस्सा भट्टी में रखेंगे ना पूरा तप जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो अपनी हीट क्या करेगा, अपने बगल वाले पार्टिकल्स को देगा। अब वो गर्म हो जाएंगे, वो हीट देंगे बगल वालों को, वो गर्म हो जाएंगे, वो देंगे बगल वालों को। यानी कि जब कोई सॉलिड गर्म होता है तो होता क्या है कि हीट एक पार्टिकल देता बगल वाले को, वो देता अपने से अगले वाले को, वो देता अपने से अगले वाले को, हीट ट्रांसफर हो गई। तो सॉलिड जब गर्म होते हैं तो इसमें होता है क्या कि पार्टिकल अपनी जगह छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं हो कि इस रोड के पार्टिकल हिल जाएंगे, थोड़ा तो उसकी शेप ही बदल जाएगी। इसके पार्टिकल क्या करेंगे, बिना एक्चुअल मोशन किए, अगर किसी पदार्थ के पार्टिकल बिना वास्तव में गति किए ही हीट को एक से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे ऐसे करते करते आगे पहुंचाते जाएं, इसे हम कहते हैं कंडक्शन, चालन। तो चालन जो है उष्मा स्थानांतरण की, हीट ट्रांसफर की वो विधि है कि हीट ट्रांसफर तो होगी, लेकिन जिस मेटेरियल में हीट ट्रांसफर होगी उसके पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि ये पार्टिकल हीट ट्रांसफर करते समय खुद भी आगे सरक जाए, नहीं, पार्टिकल खुद आगे नहीं बढ़ेगा, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा, बस केवल गर्मी को आगे पहुंचाएगा। वो गर्म हो गया, वो अपने से हीट देगा अगले वाले को, वो गर्म हो गया, वो देगा अपने से अगले वाले को। यानी कि इसमें देखो होता क्या है कंडक्शन में, इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हीट का ट्रांसमिशन होगा, हीट स्थानांतरित होगी वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल, बिना वास्तविक गति किए उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इसे हम कहते हैं चालन। इसे मैं हिंदी में लिख देता हूं, लिखेंगे उष्मा स्थानांतरण, उष्मा स्थानांतरण की इस विधि में, उष्मा स्थानांतरण की इस विधि में बिना कणों की वास्तविक गति, बिना कणों की वास्तविक गति किए हुए ही उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। उष्मा स्थानांतरण की इस विधि में बिना कणों की वास्तविक गति के ही उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। यानी कि हीट ट्रांसफर हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस पदार्थ में हीट ट्रांसफर हो रही है उसके कण गति नहीं करेंगे, वास्तव में अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। और बेटा जो कंडक्शन विधि है ये सबसे बढ़िया आपको देखने को मिलेगी सॉलिड में। जब कोई सॉलिड गर्म होता है तो सबसे बढ़िया आपको देखने को मिलेगा कि पूरा सॉलिड गर्म हो गया पर उसके पार्टिकल ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तो कंडक्शन मेथड आपको कहां देखने को मिलता है, सॉलिड में। ये आपको लिक्विड गैस में भी देखने को मिलता है, पर उतना अच्छा नहीं, होगा। लिक्विड गैस थोड़े से जब गर्म होने लगेंगे ना तो फिर क्या करेंगे, वो उनके पार्टिकल हिलना शुरू कर देंगे। तो कंडक्शन विधि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में दिखती है, लेकिन बेस्ट किसमें दिखती है, सॉलिड में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार बना लिया। ये विधि वैक्यूम निर्वात में नहीं हो सकती, क्योंकि वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह, वहां कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो फिर एक हीट दूसरे को, दूसरा तीसरे को देगा कैसे। तो वैक्यूम में ये विधि आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पेपर में आता है कि सॉलिड गर्म होते समय कौन सा मेथड देखने को मिलता है, कंडक्शन। तो कंडक्शन उष्मा स्थानांतरण की वो विधि है कि हीट ट्रांसफर होगी, उष्मा स्थानांतरित होगी, लेकिन जिस मटेरियल से, जिस पदार्थ से हीट ट्रांसफर हो रही है उसके पार्टिकल एक्चुअल में गति नहीं करेंगे।
दोबारा समझना, मैंने क्या बोला कि जब आप किसी लोहे की छड़ को गर्म कर रहे होते हैं, एक हिस्सा आपने भट्टी में डाला, ये गर्म हुआ, ये गर्म हो जाएगा, तब जाएगा जो इससे पार्टिकल चिपके हुए हैं उन्हें हीट देगा, फिर जो इनसे चिपके हुए हैं उसे हीट देगा, करते 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 पूरी लोहे की छड़ गर्म हो जाएगी, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं लोहे की छड़ के वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। तो हीट ऐसे ट्रांसफर हो, ये पार्टिकल अपनी जगह को ना छोड़ें, बिना कणों की वास्तविक गति के ही उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, इसे हम कहते हैं चालन। और ये विधि सबसे बेस्ट कहां देखने को मिलती है? सॉलिड में। ठीक, अच्छा दूसरा, अब बेटा आते हैं हम कन्वेक्शन संवहन में। अब संवहन क्या है, ये आप डेली देखते हैं अपने घर में। आप अपने घर में जब चाय बनाते होंगे तो आपने पैन में, बर्तन में आपने पानी भरा, तो आपने अपने घर में देखा होगा कि जब पानी गर्म होता है तो बेटा होता क्या है, जब आप इस पानी को चूल्हे पर रखोगे तो नीचे वाला पानी गर्म होगा। अब गर्म चीजें होती हैं हल्की, लेस डेंस, कम घनत्व वाली, तो जब नीचे का पानी गर्म होगा, ये हल्का हो जाएगा, कम घनत्व वाला हो जाएगा, तो ऊपर उठेगा। अब ऊपर का जो पानी वो नीचे बैठेगा, अब वो नीचे जगह को भर देगा, अब ये गर्म होकर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वाला नीचे आएगा। यानी हमारे घर में जब पानी गर्म हो रहा होता है, जब पानी में खड्डे लग रहे होते हैं, उबल रहा होता है, आपने देखा होगा ना कि नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर वाला नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, लगातार ये साइकिल चलती जा रही है। तो अगर हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही हो कि गर्म चीजें ऊपर, ठंडी नीचे, गर्म ऊपर, ठंडी नीचे, यानी कि पार्टिकल एक्चुअल में मोशन कर रहे हो, पार्टिकल आपको वास्तविक गति करते हुए दिखें, तो बेटा वो हमारा होता है संवहन। तो संवहन उष्मा स्थानांतरण की वो विधि है कि जहां पर पार्टिकल एक्चुअल मोशन करते हुए हीट को ट्रांसफर करेंगे, कि गर्म पार्टिकल ऊपर गए, ठंडे नीचे, फिर गर्म होकर ऊपर, ठंडे नीचे, गर्म ऊपर, ठंडे नीचे, यानी कि पार्टिकल जहां नाचते हुए दिखें, पार्टिकल अपनी जगह छोड़ते हुए दिखें, तो उसे हम कहते हैं संवहन। तो संवहन जो है ये आपको जनरली लिक्विड और गैस में दिखेगा। तो यहां पर लिखा है, इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एक्चुअल मोमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। तो कणों की वास्तविक गति से उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है संवहन। तो इसमें लिखेंगे उष्मा स्थानांतरण की इस विधि में, उष्मा स्थानांतरण की इस विधि में पदार्थ के कणों की वास्तविक गति से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। यानी कि यहां पार्टिकल एक्चुअल मोशन करेंगे, वास्तविक गति करेंगे। बट अगर पार्टिकल एक्चुअल में हिलेंगे तो ये चीज आपको सॉलिड में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल अगर हिल गए तो कहीं का सॉलिड, फिर तो उसकी शेप ही बदल जाएगी। तो ये आपको देखने को मिलेगा लिक्विड और गैस में। वैक्यूम में, निर्वात में खाली जगह होती है, कोई पार्टिकल होता ही नहीं है, तो वैक्यूम में विधि देखने को नहीं मिलेगी। ये विधि लिक्विड और गैस में बढ़िया देखने को मिलती है। तो दोनों पे स्टार बना लो, ठीक है। तो लिक्विड पे स्टार बना लिया हमने, और किस पे बना लिया साथ में? गैस पे भी। तो हमने क्या बोला आपसे कि कंडक्शन जो है इसमें हीट ट्रांसफर तो होती है, लेकिन कण वास्तविक गति नहीं करते हैं, बिना कणों की वास्तविक गति की। तो विदाउट एक्चुअल मोशन की हीट ट्रांसफर हो रही है, तो कंडक्शन है, कंडक्शन बेस्ट देखने को मिलता है सॉलिड में। लेकिन पार्टिकल एक्चुअल में गति करें, वास्तविक गति करें, तो ये उसे हम कहते हैं संवहन। ये लिक्विड और गैस में देखने को मिलता है बेस्ट, ठीक है। तीसरा, अब आते हैं बेटा रेडिएशन पे। देखो रेडिएशन क्या है, मान लो कि हीट एक से दूसरे स्थान तक पहुंच रही हो और बीच में जो मीडियम है बिना उसे गर्म किए, जैसे सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य प्रकाश फेंक के मारेगा, सीधे धरती पर आकर टकराएगा, धरती को गर्म करेगा। जब सूर्य से प्रकाश चल रहा होगा तो एक तो प्रकाश अंतरिक्ष में चल रहा होगा, अंतरिक्ष में तो निर्वात है, तो रेडिएशन जो होती है, गर्मी जो होती है, उष्मा जो होती है, वो अंतरिक्ष में भी चल सकती है। लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में आता है ना सूर्य का प्रकाश, तो वातावरण को गर्म नहीं करता, वो सीधे धरती को गर्म करता है। जब धरती गर्म हो जाएगी फिर उसके पास जो गैसें चिपकी हुई हैं एटमॉस्फेयर, वो बाद में गर्म होता है। तो अगर हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही हो कि बीच में कोई मीडियम है या नहीं है, उससे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, बीच में मीडियम नहीं है तब भी हीट चल रही हो, बीच में मीडियम आ जाए तो भी उसे गर्म ना करे, सीधे जहां पे पहुंचना है वहां पे पहुंच जाए, तो बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के भी अगर हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, उसे हम कहते हैं रेडिएशन। तो यहां पे लिखा है, इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डायरेक्टली विदाउट द नेसेसिटी ऑफ एनी इंटरवीनिंग मीडियम। बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के भी उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, इसे हम कहते हैं विकिरण। बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के भी उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना विकिरण कहलाता है। ये बेटा जो रेडिएशन होती है ना, ये सॉलिड में भी चल सकती है, इससे लाइट जो है वो कांच में भी चल सकती है, लिक्विड पानी में भी चल सकती है, गैस वातावरण में भी चल सकती है, और वैक्यूम में भी चल सकती है। और सबसे बढ़िया कहाँ पे ट्रैवल करती है? वैक्यूम में। तो पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे अब मैं आ रहा हूँ उन पे। ये कहानी तो आपने सुन ली, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनका आपको आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अगर आपको वैक्यूम में, निर्वात में हीट ट्रांसफर करनी है तो वैक्यूम में हीट ट्रांसफर किस मेथड से होती है? आप कहेंगे सर वैक्यूम में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो वैक्यूम में ना तो कंडक्शन मेथड काम करता है, क्योंकि देना है,
सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अगर आपको वैक्यूम में निर्वात में हीट ट्रांसफर करनी है तो वैक्यूम में हीट ट्रांसफर किस मेथड से होती है? आप कहेंगे सर वैक्यूम में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो वैक्यूम में ना तो कंडक्शन मेथड काम करता है क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल होता ही नहीं है, ना वहाँ कन्वेक्शन संवहन काम करता, वहां पे काम करता रेडिएशन। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि हीट ट्रांसफर करने का सबसे फास्ट तरीका क्या है। आप चाह रहे हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए और बहुत तेजी के साथ, तो वो भी आप बताएंगे बेटा रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन में हीट सबसे फास्ट ट्रेवल करती है। सूर्य से धरती तक प्रकाश लगभग 8 ही मिनट में आ जाता है, जबकि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, तो यह फास्टेस्ट मेथड है। हीट ट्रांसफर करने का फास्ट मेथड है कौन सा? रेडिएशन। और कंडक्शन है स्लो। एक पार्टिकल हीट देगा दूसरे को, दूसरा देगा तीसरे को, तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो स्लोएस्ट मेथड है कंडक्शन और फास्टेस्ट कौन सा है? रेडिएशन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम इससे पूछ लेते हैं आपसे। जैसे क्वेश्चन है, विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक में लिखा कि बिना पदार्थ कणों की वास्तविक गति के, तो बिना कणों की वास्तविक गति के बेटा तो कंडक्शन चालन होता है। एक्चुअल मूवमेंट ये नहीं होता, कन्वेक्शन संवहन डायरेक्टली बिना किसी मीडियम की आवश्यकता के, ये क्या होता है? हमारा रेडिएशन। तो सातवें का आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, फटाफट कर सकते हैं आप, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है इनमें। एक क्वेश्चन ये है कि संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण कहाँ हो सकता है? ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन। बेटा मैंने कहा था कन्वेक्शन जो है ना तो सॉलिड में हो सकता है ये, क्योंकि इसमें पार्टिकल एक्चुअल में मोशन करते हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल तो मोशन करते ही नहीं है, ना ये वैक्यूम में होगा। ये कहाँ पे होता है? लिक्विड और गैस में। तो 12वें का आंसर क्या बनेगा? सी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 11वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के बताएं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसमें हम आपका कमेंट देखेंगे। करो ये। है कि कोई द्रव थर्मस में लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है, किसी के द्वारा उसमें कोई लाभ या नुकसान नहीं होता। बेटा थर्मस का मतलब क्या होता है? कि गर्म पानी गर्म रहे, ठंडा पानी ठंडा रहे। तो ऐसा कब हो सकता है कि गर्म पानी गर्म रहे, ठंडा पानी ठंडा रहे? ऐसा तभी हो सकता है ना तो हीट ली जाए ना हीट दी जाए। यानी कि थर्मस अपने अंदर के गर्म जो पानी है चाहे उसकी हीट बाहर ना फेंके, अगर पानी ठंडा है थर्मस में तो बाहर से हीट ना ले, यानी उष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। अच्छा, हीट का ट्रांसफर कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। बेटा इन तीनों मेथड को ही रोकना पड़ेगा आपको। अगर आपको थर्मस में गर्म चाय गर्म रखनी है, ठंडा पानी ठंडा रखना है, तो आपको कोशिश ये करने की हीट का ट्रांसफर हो ही ना, अंदर की हीट बाहर ना जाए, बाहर से हीट अंदर ना आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हीट ट्रांसफर 3 मेथड्स होते हैं, तीनों को रोकना पड़ता है। पता कैसे रोकते हैं हम ये? थर्मस जो होता है ना, उसमें कांच का होता है सिलेंडर, जिसके अंदर आप चाय भरते हैं या पानी भरते हैं, और उसके ठीक ऊपर एक लेयर और होती है, और इन दोनों लेयर के बीच में ना जो गैप होता है उसमें सारी एयर बाहर निकाल के वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं। यानी थर्मस में क्या होता है? 2 लेयर होंगी, एक लेयर ये और एक इसके ऊपर, दोनों लेयर के बीच की एयर बाहर निकाल के वैक्यूम क्रिएट कर लेंगे, निर्वात। उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि वैक्यूम में कंडक्शन कन्वेक्शन मेथड तो काम करता ही नहीं है, लेकिन रेडिएशन तो वैक्यूम में भी चल सकती है। तो इनसे बचने के लिए क्या करते हैं? इसमें सिल्वर का लेप कर देते हैं, क्योंकि सिल्वर बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, बहुत ही अच्छा परावर्तक होता है सिल्वर। तो जो भी रेडिएशन निकलेगी तो उसे रिफ्लेक्ट कर देगा, अंदर ही परावर्तित कर देगा, तो रेडिएशन भी बाहर नहीं जा पाएंगी, तो इसलिए अंदर गर्माहट बनी रहेगी। तो इसका आंसर बनेगा ए एंड बी। ठीक है, चलो भाई, ये आपका हीट वाला चैप्टर खत्म हो गया। बहुत सारी क्लास मैंने इसमें पढ़ा दी है।